अजमेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आईटीआई कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज अपना जो टॉपिक है वो है पावर सप्लाई। आ गया। तो पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई होती है ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसको चलाने के लिए जिससे वोल्टेज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पावर सप्लाई कहते हैं। ठीक है। अब ये जो पावर सप्लाई अपन जो समझेंगे वो समझेंगे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब होता है कि ऐसे पावर सप्लाई जो रेगुलेट नहीं होती है। रेगुलेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम ये सप्लाई बना रहे हैं, कौन सी सप्लाई बना रहे हैं? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या होता है कि जब इनपुट जब हम सप्लाई देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी पावर सप्लाई में हम इनपुट सप्लाई देते हैं 220 या 230 वोल्ट एसी, तो आउटपुट जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट सप्लाई हमें प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी? जब हम 220 या 230 वोल्ट देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस अगर मान लीजिए कि वो सप्लाई अगर घट जाती है, इनपुट सप्लाई अगर मान लीजिए जैसे 150 वोल्ट या 180 वोल्ट ही रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे आउटपुट सप्लाई भी क्या होगी, जो 12 वोल्ट मिलनी चाहिए वो 12 वोल्ट सप्लाई भी क्या जाएगी, यहाँ पे डाउन हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर इनपुट सप्लाई मान लीजिए 220 230 वोल्ट की बजाय मान लीजिए 250 वोल्ट हो जाता है, 260 वोल्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आउटपुट सप्लाई जो है वो भी क्या जाएगी, 12 वोल्ट की अपेक्षा क्या जाएगी, 15 वोल्ट या 16 वोल्ट क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो इनपुट सप्लाई पर आपके पास आउटपुट सप्लाई डिपेंड होती है उसको हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। यानी उस सप्लाई को रेगुलेट नहीं किया गया। लेकिन दूसरी पावर सप्लाई होती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जो इससे क्या होती है, बेहतर पावर सप्लाई होती है। बेहतर पावर सप्लाई इसलिए होती है कि अगर इनपुट सप्लाई अगर घटती है, किसी भी कारण से अगर मान लीजिए इनपुट सप्लाई घट जाती है या इनपुट सप्लाई क्या जाती है, बढ़ जाती है, तो भी हमारे आउटपुट सप्लाई क्या रहेगी, वो स्थिर रहेगी। जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है और इनपुट सप्लाई 220 230 की बजाय मान लीजिए आपके 150 160 वोल्ट हो जाते हैं या 250 या 260 वोल्ट हो जाते हैं, तो वोल्ट घटते हैं या बढ़ते हैं, लेकिन आउटपुट कितनी मिलेगी हमको, 12 वोल्ट ही मिलेगी। तो ऐसी पावर सप्लाई को अपन बोलेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई के नाम से जानेंगे। तो फिलहाल अभी अपन जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई नहीं समझ रहे, अभी अपन समझ रहे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई समझ रहे हैं। तो ये अनरेगुलेटेड जो पावर सप्लाई होती है इसको एक प्रकार से लीनियर पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ये जो अनरेगुलेटेड जो पावर सप्लाई होती है ये भी आपके पास क्या होता है, 3 प्रकार से डिजाइन की जाती है। पहला अपने पास है हाफ वे रेक्टिफिकेशन, दूसरा अपनी सप्लाई है फुल वे रेक्टिफिकेशन, और तीसरी है ब्रिज रेक्टिफिकेशन। ये 3 टाइप से अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या की जाती है, डिजाइन की जाती है। तो हाफ वे रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन जो है इसमें रेक्टिफिकेशन इसमें बताया जा रहा है कि हाफ वे रेक्टिफिकेशन, अर्थात इसमें जो रेक्टिफिकेशन जो किया जाएगा वो हाफ वे किया जाएगा। आगे इसमें फुल वे किया जाएगा, इसमें किया जाएगा ब्रिज रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। तो अब वो क्या होता है कि जैसे हाफ वे रेक्टिफिकेशन है, तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में समझेंगे कि हाफ वे रेक्टिफिकेशन या फुल वे रेक्टिफिकेशन या ब्रिज रेक्टिफिकेशन किस प्रकार से क्या करेगा, कार्य करेगा। अब देखो जैसे अपने ये बनाया आपके ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि जो पावर सप्लाई अपन जो डिजाइन कर रहे हैं वो डिजाइन का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में जैसे दिखाया कि आपने जैसे ये इनपुट सप्लाई है, तो इनपुट सप्लाई आपके पास आती है 220 या 230 वोल्ट आती है। तो सबसे पहले क्या होगी, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन सेक्शन में जाएगी। स्टेप अप सेक्शन में इसलिए जाएगी कि या तो इसको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा या फिर अपने को वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जितनी हमें वोल्टेज की आवश्यकता है, जितने वोल्टेज के हम पावर सप्लाई बनाएंगे, तो उतने वोल्टेज का क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर ये काम करेगा, वोल्टेज एसी वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप क्या करेगा, डाउन करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास एसी आ गए, या तो ये वोल्टेज स्टेप डाउन है या फिर वोल्टेज का स्टेप अप है। तो एसी वोल्ट जब आने के बाद क्या करेंगे, सेकंड जो हमारे जो सेक्शन में सप्लाई जाएगी वो है रेक्टिफायर सेक्शन। तो रेक्टिफायर सेक्शन का काम क्या होता है, रेक्टिफिकेशन करने का होता, अर्थात एसी सप्लाई को किस में करेगा, वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसका रेक्टिफायर का जो काम जो करेगा वो रेक्टिफायर क्या करेगा, डायोड करेगा। तो रेक्टिफायर इसमें अपन डायोड लगाएंगे। डायोड लगाने के बाद क्या करेंगे, आपके पास डीसी सप्लाई बनेगी। तो डीसी सप्लाई बनेगी तो डीसी जो है वो एक तो पॉजिटिव बनेगी, एक आपके पास बनेगी इसमें नेगेटिव बनेगी। तो ये सप्लाई आपके पास आ गई। अब ये सप्लाई क्या होती है, प्योर डीसी नहीं होती है। जिसको प्योर डीसी नहीं होती है, जिसको अपन बोलते हैं अनफिल्टर्ड डीसी बोलते हैं या पल्सेटिंग डीसी के नाम से जानते हैं।
तो इस सप्लाई को प्योर करने के लिए या इसको फिल्टर करने के लिए नेक्स्ट सेक्शन बनाया जाता है फिल्टर सेक्शन। तो फिल्टर सेक्शन जो बनाया जाता है, ये फिल्टर सेक्शन में अपन लगाएंगे कैपेसिटर लगाएंगे, या फिर कैपेसिटर के साथ अपन जो है कॉइल भी लगा सकते हैं। तो कैपेसिटर एंड कॉइल दोनों भी हम लगा सकते हैं। फिर सप्लाई हमारे पास फिल्टर होगी, फिल्टर होने के बाद में सप्लाई क्या निकलेगी अपने पास, बाहर निकलेगी। ये सप्लाई जो बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकलेगी, और ये क्या निकलेगी, नेगेटिव सप्लाई बाहर निकलेगी। तो ये एक प्रकार की अनरेगुलेट पावर सप्लाई है। कैसे अनरेगुलेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई अगर किसी भी कारण से अगर सप्लाई कम हो जाती है तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज आउट क्या करेगा, कम करेगा, तो रेक्टिफिकेशन भी कम वोल्टेज का होगा, फिर यहाँ पे फिल्टर भी कम वोल्ट का होगा, और हमारे आउटपुट भी क्या हो जाएंगे, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर किसी कारण से अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है, मान लीजिए 220 230 के बजाय जो 250 या 260 वोल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो रेक्टिफिकेशन भी ज़्यादा वोल्ट का होगा, फिर आपके फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्ट भी क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जो पावर सप्लाई इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है, उसके आउटपुट इनपुट वोल्ट पे डिपेंड करती है कि वोल्टेज के घटने बढ़ने पर उसके आउटपुट वोल्ट भी घट बढ़ जाते हैं, तो उस पावर सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। और ये हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम जो बनाया वो अपने क्या बनाया, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का बनाया। अब अपन इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये तो ब्लॉक डायग्राम था, अब इसका हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में क्या होगा, एक तो हमारे को ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ेगा, डायोड का प्रयोग करना पड़ेगा, और कैपेसिटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तीन हम कंपोनेंट्स लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, आपके पास पावर सप्लाई डिजाइन की जाएगी। अब सबसे सवाल ये आता है कि कितने वोल्ट की सप्लाई बनाई जाए, तो उतने वोल्टेज का हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर काम में लेंगे। उसके साथ फिर अपन क्या करेंगे, रेक्टिफायर डायोड काम में लेंगे। आ गया, तो जितने एम्पियर सप्लाई बनेगी उस एम्पियर के हिसाब से क्या होगा, डायोड का प्रयोग किया जाएगा, और जितने वोल्ट की सप्लाई बनेगी उतने वोल्टेज का कम से कम मिनिमम क्या लगाया जाएगा, कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसको जो है प्रैक्टिकली करने से पहले एक बार इसका क्या करते हैं, डायग्राम हम लोग समझते हैं इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपने पास एक्चुअल में ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग बताई है अपने, दो वाइंडिंग का मतलब दो कॉइल। तो एक वाइंडिंग जो है वो आपको ये दिखाई है, तो इस वाइंडिंग में आपके दो सिरे निकले हुए हैं। फिर दूसरी वाइंडिंग बताई अपने ये, इसकी वाइंडिंग में भी दो सिरे आपके निकले हुए हैं। तो वाइंडिंग के या कॉइल के जो सिरे होते हैं उनको टेपिंग के नाम से जाना जाता है। तो दो टेपिंग इसमें है, दो टेपिंग इसमें है। अब इसमें आप देखो, ध्यान से देखो कि एक जो कॉइल है उसमें टर्न्स की संख्या ज़्यादा है, जबकि दूसरे जो कॉइल देख रहे हो उसमें टर्न्स की संख्या क्या आपके पास है, कम है। तो एक में टर्न्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है कि कॉइल के तार का अवरोध प्लस उस कॉइल का जो अवरोध है, दोनों मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस आएगा तो ये हाई इम्पीडेंस आएगा, हाई इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कह सकते हो या फिर आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, हाई इम्पीडेंस आ गया। जिस कॉइल का अगर इम्पीडेंस अगर हाई होगा तो वो कॉइल भी क्या होगी, हाई वोल्टेज की होगी, हाई वोल्टेज। अब ये जो वाइंडिंग जो हम समझ रहे हैं वो इसकी अपेक्षा समझ रहे हैं, यानी इसकी इस कॉइल की अपेक्षा क्या है कि ये जो कॉइल है इसका कॉइल का जो इम्पीडेंस है वो हाई है, और साथ में इसके वोल्टेज भी क्या होंगे, हाई होंगे इस कॉइल की अपेक्षा। इस कॉइल का जो है वो इम्पीडेंस क्या होगा, लो इम्पीडेंस होगा, लो इम्पीडेंस। इसका इम्पीडेंस जब लो होगा तो इसके वोल्टेज भी क्या होंगे, आपके पास लो होंगे, लो वोल्टेज। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर जो होता वो ट्रांसफार्मर जब भी वोल्टेज डाउन करता तो वहाँ पर वोल्टेज स्टेप डाउन बोलेंगे उसको, ट्रांसफार्मर को। तो स्टेप डाउन बोलेंगे तो वहाँ लेकिन करंट वहाँ पे अधिक मिलेगा। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करेगा तो करंट क्या करेगा, वहाँ पे अप कर देगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, जैसे अपन देख रहे हैं कि इसके इनपुट वोल्टेज है वह 0 वोल्ट, 0 से 220 या 230 वोल्ट, यानी यहाँ से यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है वो 0 से 220 वोल्ट या 230 वोल्ट की वाइंडिंग है, प्राइमरी। इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे क्योंकि इसको पहले लपेटा गया। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी आपके पास, प्राइमरी, और ये दूसरी वाइंडिंग कहलाएगी आपके सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है कि आपके इम्पीडेंस क्या है कि इसमें लो है, क्योंकि इसमें तार की लपेटों की संख्या कम होती है। और करंट अधिक क्यों होता, करंट अधिक इसलिए होता है कि इस तार की जो मोटाई होती है वो इस तार की मोटाई से क्या होती है, अधिक होती है।
ये तार पतला होता, इसलिए इसका पतला भी रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता, क्योंकि तार भी पतला होता और लपेटों की संख्या भी क्या होती है इसमें ज़्यादा होती है। इसमें तार मोटा होता और तारों की संख्या भी क्या होती है, टर्न्स की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। तो ये हमने एक ट्रांसफार्मर डिजाइन किया। अब इस ट्रांसफार्मर को हमको क्या बनाना, हाफ वे रेक्टिफिकेशन करना है इसको, हाफ वे रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वे रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो वो हाफ वे करेंगे। तो हमारे पास ये दो सिरे हैं, इन दो सिरों में से अपन क्या करेंगे, एक सिरे में अपन क्या करेंगे, डायोड लगाएंगे। चाहे इस सिरे पे डायोड लगाओ, चाहे इस सिरे पे डायोड लगाओ, तो डायोड लगा के हम क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे। अब डायोड का जो कंडीशन है कि आप चाहो तो इस सिरे पे एनोड लगा सकते हो, तो आउटपुट अपन प्राप्त करेंगे कैथोड से, और अगर कैथोड सिरा लगाओगे डायोड का तो हम सप्लाई प्राप्त करेंगे एनोड से प्राप्त करेंगे। फिर उसी हिसाब से क्या होगा कि आगे कैपेसिटर लगा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अपने डायोड का सिरा लगा दिया, एनोड सिरा लगा दिया, तो एनोड को हमने क्या दिया, एसी सप्लाई दी। ये जो एसी सप्लाई आ रही है इस कॉइल के अंदर, एसी सप्लाई जब इसमें जाएगी आपके पास है, तो ये डायोड क्या करेगा, हाफ वे यानी हाफ पल्स क्या करेगा, पास करेगा। तो हाफ पल्स पास करेगा तो ये कैथोड है, ये सिरा कैथोड है और ये सिरा आपका डायोड का सिरा क्या, एनोड है। तो जब हम एनोड को जब एसी सप्लाई देते हैं, फुल साइकिल देते हैं, तो इसमें फुल साइकिल में से ये हाफ साइकिल पास करेगा। तो ये क्या पास करेगा, प्लस पास करेगा। ये क्या पास करेगा, हमेशा लगातार क्या करेगा, पल्स प्राप्त करेगा, पॉजिटिव पल्स क्या करेगा, पास करेगा। तो अब यहाँ पे आ गया आपस नेगेटिव और ये आपस आ गया पॉजिटिव। तो आप देखो इसमें ये जो पॉजिटिव जो सप्लाई प्राप्त हो रही है, इसमें जो पल्स देख रहे हो ना आप, इस पल्स के बीच में आपको गैप आया हुआ, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है, प्योर डीसी नहीं है ये। तो इसको अब क्या हुआ कि इसने डायोड ने तो रेक्टिफाई कर दिया, तो हमारी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ये क्या नहीं है, प्योर डीसी नहीं है। आ गया, तो प्योर डीसी नहीं है, तो इसको प्योर करने के लिए क्या होगा, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा। तो कैपेसिटर क्या करेंगे, प्लस के अंदर प्लस लगाएंगे और माइनस में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और कैपेसिटर को लगाएंगे हमेशा डीसी सप्लाई के पैरेलल में लगाएंगे। आ गया, अब पैरेलल में अपन लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ सप्लाई कितनी प्राप्त हो रही है, तो जो सप्लाई प्राप्त हो रही है उससे अधिक वोल्टेज का ही अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। तो जनरली लो वोल्टेज की जो पावर सप्लाई होती है, इसमें 1000 mFD का जनरली क्या लगता है, कैपेसिटर लगता है। और वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज क्या होगा, जितने वोल्ट आ रहे हैं उससे 1.5 गुना लगभग आपके पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया 12 वोल्टेज का, आउटपुट 12 वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 12 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो 12 वोल्ट का मतलब ये कम से कम ये 18 से 25 वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको जो है ये जब जैसे ये कैपेसिटर लगा देंगे, तो अब हमारे पास यहाँ से जो डीसी मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, स्मूथ डीसी के रूप में प्राप्त होगी। ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव। अगर इस सप्लाई को और स्मूथ करना चाहते हो, ये इस कैपेसिटर से फिल्टर हो गया, अगर इस सप्लाई को और स्मूथ करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉइल लगा देंगे, कॉइल लगा देंगे, जिसको इंडक्टर भी कहते हैं। कॉइल लगा देंगे और फिर इसके बाद में फिर एक फिल्टर कैपेसिटर और लगाना पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर भी इसी वैल्यू का रहेगा और ये आपके पास कॉइल लगा दी। अब सप्लाई हमें प्राप्त होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सप्लाई क्या होगी कि जहाँ पे स्मूथ डीसी हुई तो इस कॉइल में से गुजरेगी, तो कॉइल क्या करेगी, डीसी के अंदर क्या करेगी, आपके पास जो कॉइल का जो तार है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो एसी है वो क्या जाएगी, इसमें टोटल क्या जाएगी, जो भी इसमें जो पल्स मौजूद है वो क्या जाएगी, घट जाएगी, और प्योर डीसी के रूप में क्या निकलेगी, सप्लाई बाहर निकलेगी। और उसको चार्जिंग करने के लिए हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। तो इस प्रकार की ये सप्लाई जो है पॉजिटिव नेगेटिव हमें प्राप्त होगी। तो ये सप्लाई जो अपने जो डायग्राम जो बनाया वो हाफ वे रेक्टिफिकेशन का बनाया, अर्थात इसमें हाफ वे के रूप के अंदर सप्लाई को डिजाइन किया गया। और इसमें आपके जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी जो कॉइल होगी वो आपके पास 2 टेपिंग की या 2 वायर की होगी। अब देखो दूसरी जो हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो है फुल वे रेक्टिफिकेशन, यानी इसमें जो रेक्टिफिकेशन जो किया जाएगा, जो रेक्टिफाई किया जाएगा वो फुल वे होगा। मतलब फुल वे का मतलब हो गया कि इसमें पहली बात तो है जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होगी वो 3 टेपिंग की होगी। तो 1 टेपिंग, 2 टेपिंग और तीसरी टेपिंग।
जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का, तो 12 0 12, तो यहाँ से यहाँ ये जो कॉइल है 12 वोल्ट की कॉइल है, और यहाँ से यहाँ पे कॉइल कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की कॉइल है। तो अब जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को अपन जैसे सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी में क्या होगा कि हमको यहाँ से क्या होगा 12 0 12, मतलब यहाँ से हमें 12 वोल्ट प्राप्त होंगे और यहाँ से हमें 12 वोल्ट प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने ये डायोड लगा दिया, तो ये डायोड लगा दिया तो ये हाफ वे जो डायोड है हाफ वे साइकिल पास करेगा, तो हाफ वे साइकिल ये पास करेगा, और यहीं पे क्या होगा कि ये जो डायोड लगा दिया तो हाफ वे साइकिल ये पास करेगा, तो ये भी डायोड क्या करेगा, इस एसी सप्लाई में से ये भी कैथोड सिरा और ये भी आपके कैथोड सिरा, ये क्या पास करेगा, पॉजिटिव पास करेगा, और ये भी क्या पास करेगा, पॉजिटिव पास करेगा। तो दोनों पॉजिटिव जो सप्लाई है, ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे, और एक साथ मिलाकर इसको क्या करेंगे, आउट करेंगे। और यहाँ से जो इसका जो टेपिंग है, कॉमन टेपिंग, इसकी भी कॉमन टेपिंग ये है और इसकी भी कॉमन टेपिंग ये है। तो कॉमन टेपिंग से हमें क्या प्राप्त होगी, माइनस सप्लाई प्राप्त होगी। तो इस माइनस सप्लाई को हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये माइनस सप्लाई हो जाएगी और ये प्लस सप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन जो किया गया वो 2 डायोड के द्वारा किया गया, जिसको हम बोलते हैं फुल वे रेक्टिफिकेशन। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर फिल्टर की कैपेसिटर लगा देंगे, तो वही पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। तो ये कैपेसिटर किसका काम करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, और यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव सप्लाई क्या जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो सप्लाई जो हमने जो बनाई है वह फुल वे रेक्टिफिकेशन बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सर्किट डायग्राम जो बनाया है वो हमने बनाया ब्रिज रेक्टिफिकेशन का। ब्रिज रेक्टिफिकेशन में क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो 2 टेपिंग की रहेगी। 2 टेपिंग आप देख सकते हैं, आपका एक टेपिंग तो ये रही और आपका एक टेपिंग ये रही, तो 2 टेपिंग है। अब ब्रिज मीन्स होता है कि हाफ वे में तो एक डायोड का प्रयोग किया जाता, फुल वे में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता, और ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता। तो एक सिरे से क्या हुआ कि एक टेपिंग से 2 डायोड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये आप डायोड देख रहे हैं, तो ये डायोड में एनोड सिरा लगा दिया, दूसरी साइड में अपना लगा दिया कैथोड सिरा। तो यहाँ पर जब एसी आएगी तो ये डायोड क्या पास करेगा, इसमें से इस एसी फुल साइकिल में से हाफ साइकिल पॉजिटिव पास करेगा। इधर एसी सप्लाई आएगी तो ये इस एसी सप्लाई जो फुल साइकिल आएगी उसमें से यह पास करेगा, माइनस सप्लाई क्या करेगा, पास करेगा। ऐसे आपको एसी सप्लाई आ रही है, ये एसी सप्लाई आएगी इसमें, तो ये फुल साइकिल में से क्या करेगा, हाफ साइकिल पास करेगा, तो हाफ साइकिल जब पास करेगा माइनस पास करेगा। तो इस माइनस को दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, माइनस सप्लाई को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा कि ये जो एसी आ रही है, इस एसी में से जो फुल साइकिल आएगी, इस फुल साइकिल में से क्या करेगा, ये डायोड क्या करेगा, हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव पास करेगा। तो ये पॉजिटिव सप्लाई और ये पॉजिटिव सप्लाई दोनों को मिला देंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये 4 डायोड के द्वारा रेक्टिफाई हो जाएगी। रेक्टिफाई होने के बाद में फिर हमने लगा दिया ये फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया। तो फिल्टर कैपेसिटर जो लगाएंगे वही 1000 MFD, और आप पास लगभग जैसे मान लीजिए अगर 12 वोल्ट का तो लगभग 16 वोल्ट का मिनिमम 16 से 25 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से जो सप्लाई है वो हमारे पास बनी है, ब्रिज रेक्टिफिकेशन जो है वो बनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनरेगुलेट जो पावर सप्लाई है उसमें आपके पास 3 प्रकार की होती है, आपके हाफ वे, फुल वे और ब्रिज। तो तीनों को मैंने अभी आपको समझाया। फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम पार्ट 1 देंगे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें टोटल आपको कम्प्लीटली हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, तो कम्प्लीटली जो वीडियो आपको दिखाएंगे वो सेकंड पार्ट कहलाएगा। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नए बंधु आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन वीडियो को जिन्होंने देखा और इनको पसंद आया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स।